किरण जी, सबसे पहले नमस्कार आपको। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपको टीम अरुण भूमि और अरुणाचल की जनता की ओर से बधाई, और आपको तीसरी बार आपको जनता ने भरोसा दिखाकर फिर से जिताया। इस जीत को आप श्रेय किसको देना चाहेंगे किरण जी? सबसे पहले तो हमारे अरुणाचल की जनता जिन्होंने मुझे तीसरी बार सांसद बना करके अरुणाचल को रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा है, उसके लिए तमाम अरुणाचल के मतदाता जो वोटर्स हैं, वेल विशर्स हैं और पार्टी के कार्यकर्ता, सबको मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि पब्लिक का आशीर्वाद के बिना, जी। पब्लिक का भरोसा के बिना इतना बड़ा मैंडेट मिलना मुश्किल है। क्योंकि इतना अच्छा मार्जिन से लोगों ने मुझे अरुणाचल का सेवा करने के लिए और साथ साथ देश का सेवा करने के लिए जो मौका दिया है, वो लोगों का आशीर्वाद और भरोसा की वजह से हुआ है। इसलिए पूरा अरुणाचल की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। किरण जी, हमने देखा है कि बहुत शेयर में आपको लगभग 52% मिला है। तो ये बहुत शेयर अगर ऐसे कैलकुलेट किया जाए तो 52% जो है बहुत बड़ा मार्जिन होता है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि जो आपको छोड़ करके जो आपको कंटेस्ट कर रहे थे, तो आपको क्या लगता है कि 52 वोट शेयर जो है, अगर आपके अगेंस्ट में कंटेस्ट नहीं करते, अगर आप दो दो के साथ फाइट करते, तो ये वोट परसेंटेज आपके लिए बढ़ता या फिर घटता? आपको क्या लगता है सर? ये मेरे खिलाफ में कॉन्टेस्ट करने वाला टोटल जो 7 कैंडिडेट्स हैं, अगर एक कॉन्टेस्ट करता तो मेरा मार्जिन और बढ़ना था, क्योंकि वोट तो ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। क्योंकि वोटर्स जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, वो फ्री होता है। इसको एक को कहने पर ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र नहीं होता है। और दूसरी बात ये है कि जितना इश्यूज लेके खड़ा किया है, वो इशू हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ इशू होता है और कुछ इश्यूज स्टेट गवर्नमेंट का होता है। तो मेरा खिलाफ कोई भी इशू नहीं था इस बार। मेरा मार्जिन भी अच्छा रहा। जैसे अरुणाचल पब्लिक सर्विस कमीशन का एक इशू था, वो स्टेट गवर्नमेंट का रिलेटेड इशू है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट का मुद्दा नहीं है। क्योंकि करप्शन का इशू और लॉ एंड ऑर्डर का इशू जो होता है वो स्टेट का होता है। दूसरा, जैसे क्रिश्चियन का इशू रखा था, तवांग चर्च और कोई लोकल क्रिश्चियन इश्यूज है, वो स्टेट गवर्नमेंट का इशू है। तो उसको लेकर के क्रिश्चियन मिशनरीज और क्रिश्चियन लीडर्स को कोई मिसयूज़ करने का कोशिश किया, तो ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट रिलेटेड इशू नहीं था। और तीसरा जो है हमारा एक करप्शन से जुड़ा हुआ जो मुद्दा देखा है, वो भी जो महिलाओं ने और अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन करके मुख्यमंत्री का खिलाफ और अरुणाचल स्टेट गवर्नमेंट का खिलाफ में उन्होंने कुछ कैंपेन किया था। तो वो भी इलेक्शन आते आते स्टेट गवर्नमेंट का खिलाफ में तो इशू बिल्कुल नहीं उठा। किसी एमएलए का खिलाफ में ये इशू नहीं बना, वो मेरे खिलाफ इशू बनाया, क्योंकि मैं तो करप्शन नहीं करता हूँ, ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है। तो इस तरीके के, और जीरो में डिलिमिटेशन को लेकर के एक इशू बना था, वो भी स्टेट गवर्नमेंट का लीडरशिप में ऑल पार्टी मीटिंग करके फैसला किया कि डिलिमिटेशन अभी नहीं करेंगे, जब सीट बढ़ेंगे एमएलए का तभी करेंगे। तो जितना इश्यूज उठा था वो मेरा खिलाफ तो था नहीं। तो अलग अलग कैंडिडेट अलग अलग इशू लेकर के आए। अगर उतना कैंडिडेट नहीं होता तो और भी ज़्यादा वोट मुझे मिलना था। नहीं, फिर भी इतना 52 लगभग परसेंट मुझे जो वोट मिला है, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। और मैं तो पब्लिक को यही कहूँगा कि इतना बड़ा जो भरोसा दिया है, एक आदमी को इतना बड़ा मैंडेट देना, तो उसका मेरा सर पर, मेरा कंधे पर बहुत बड़ा बोझ है, और मैं उसको उठाऊंगा। और लोगों का भरोसा को बिल्कुल मैं ज़मीन में जा कर के उतारूंगा और लोगों का सेवा करते रहूंगा। अगला सवाल किरण जी ये है कि अभी तो आप एमपी के पद पर फिर से आप आसीन हो गए हैं, तो आपका जो है आने वाला समय में अरुणाचल प्रदेश के लिए, तो आपका पहला स्टेप क्या होगा? जो आप किस चीज को लेकर के, विकास कार्य को लेकर के आप आगे काम करने जा रहे हैं किरण जी? मेरा सबसे बड़ा टारगेट तो ये है कि अरुणाचल प्रदेश को इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टि से भारत का एक टॉप स्टेट में खड़ा कराना है। जैसे कि
हाईवेज़ को बॉर्डर एरिया तक ले जाना, और हर गांव में जहां मोबाइल सर्विस अभी 1-2% जो बाकी है उसको कंप्लीट कराना। फिर अरुणाचल के युवाओं के लिए वहाँ संभावना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का प्रोजेक्ट उठाना, क्योंकि सोनिया जी आपको तो अच्छा से मालूम है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो कैसे होता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तभी होगा जब आप प्रोडक्शन यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, ट्रेड एंड कॉमर्स, ये सारा एक्टिविटीज़, स्किल ट्रेनिंग वगैरह वहाँ उत्पन्न होगा, तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होने से फिर रेवेन्यू आता है, रेवेन्यू आने से फिर डेवलपमेंट बढ़ता है, फिर लोगों का जीने का स्टैंडर्ड बढ़ता है। तो अरुणाचल में लैंड को लेकर के काफ़ी, क्योंकि ट्राइबल इलाका होने के नाते बाहर के लोग नहीं आ सकते हैं, तो बाहर का इंडस्ट्री के लिए कोई इन्वेस्टमेंट तो आता नहीं है, लेकिन कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स और जैसे पावर प्रोजेक्ट्स हो या कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट्स, ये मेरा एक प्रायोरिटी रहेगा। और चुनाव तो हो गया, अब नया सरकार बनने के साथ साथ जो भी जिम्मेदारी होगा, मैं ईटानगर आकर के अरुणाचल में सब सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स, ऑफिसर्स और ऑर्गेनाइजेशन से बातचीत करके अरुणाचल के लिए एक नई दिशा लेकर के तुरंत काम हम शुरू करेंगे। हम देर नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अरुणाचल को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाना है। इसलिए नया जिम्मेदारी संभालने के साथ साथ अरुणाचल को बहुत तेज़ी से आगे ले जाने का काम तुरंत शुरू करवाऊंगा। किरण जी, वैसे भी आपने जिक्र किया है कि एपीपीएससी का करप्शन का जिक्र आपने शुरू में किया, लेकिन एक अरुणाचल में एक बढ़ता हुआ एक सबसे बड़ा मुद्दा है इन ये बेरोजगार को लेकर के, युवाओं का बेरोजगार को लेकर के। इसके लिए आप क्या सोचते हैं किरण जी? रोजगार हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको ब्रीफली पहले बताया कि अरुणाचल में इन्वेस्टमेंट नहीं आता है, क्योंकि ज़मीन मिलता नहीं है। ट्राइबल एरिया है तो बाहर का लोग ज़मीन खरीद नहीं सकता है, ज़मीन ओन नहीं कर सकता है, तो कोई भी आके इंडस्ट्री लगाता नहीं है। और जब तक इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर नहीं लगाएगा तो जॉब तो उत्पन्न होगा नहीं, क्योंकि सरकारी जॉब तो अरुणाचल में तो पॉपुलेशन के हिसाब से तो इंडिया में हाईएस्ट जॉब ऑलरेडी राज्य सरकार ने दिया हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट का, जो लिमिटेड जॉब होता है। किसी भी सोसाइटी और राज्य में 1% से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट सरकार दे नहीं सकता है, लेकिन अरुणाचल में तो ऑलरेडी 3-4% से आगे निकल चुका है। तो जॉब क्रिएशन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, तो मैंने आपको जैसे बताया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, वहाँ प्रोसेसिंग यूनिट्स, जैसे कि मैं अभी फूड इंडस्ट्री मिनिस्टर भी हूँ, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का दृष्टि से भी कई यूनिट्स लगाना है ताकि जॉब वहाँ क्रिएट हो सके। और प्रोजेक्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। कुछ तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अरुणाचल में बड़ा संभावनाएं हैं। दूसरा जो है टूरिज्म सेक्टर बहुत बड़ा हमारा फ्यूचर का संभावनाएं हैं। इसी प्रकार से एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और जितना कैश क्रॉपिंग का हमारा संभावनाएं हैं, ये सब हमारा प्रायोरिटी है। तो ये करेंगे तो अरुणाचल के युवाओं के लिए रोजगार मीन्स, हमेशा हम ये कहते हैं कि ये गवर्नमेंट सर्वेंट बनना ही रोजगार नहीं होता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, कि आप जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर भी बन सकते हैं। तो ये सारा प्रायोरिटी है। तो युवाओं के लिए जॉब क्रिएशन और अपॉर्चुनिटीज क्रिएशन, ये हमारा प्रायोरिटी रहेगा। मतलब पूरा 5 साल का आपका मैप यही है। तो किरण जी, अगला मेरा सवाल ये है कि अभी ऐसे सवाल आ रहा है, ऐसे चर्चाएं चल रही है कि केंद्र में एनडीए का सरकार बनना थोड़ा मुश्किल है और इंडिया का सरकार बनने जा रहा है। तो हमको ये भी खबर मिला है कि अभी आपका सरकार का जो है कैबिनेट बैठक हुआ है, और इसको लेकर के एनडीए ने पहली बार ऐसे हुआ कि तीसरी टर्म्स में जो है अपना एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं ला पाए, क्योंकि आप 240 में आप लोग सिमट गए। अभी आपका जो है सहयोगी दल के साथ आपको सरकार बनानी पड़ेगी। तो क्या आप लोगों को लगता है क्या एनडीए सरकार अभी इस बार भी बनने जा रही है? आपको क्या लगता है किरण जी? नहीं, इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ बहुत साफ होता है, ज़बरदस्ती कन्फ्यूजन क्रिएट करने से तो होगा नहीं। क्योंकि ये एनडीए जो है एक गठबंधन है और ये चुनाव एनडीए होकर लड़ा है। अब देखा होगा 2014 में भी बीजेपी अकेला मेजोरिटी था, फिर भी किसी को छोड़ा नहीं, एनडीए को मंत्रिमंडल में सम्मिलित करके आगे चला है। 2019 में भी हम लोगों का बीजेपी अपना 303 सीट था, फिर भी सबको एनडीए का कई लोगों को मंत्री बना करके सबको साथ लेके चला है। तो अभी भी एनडीए ही है।
तो मोदी सरकार मतलब ये तो बीजेपी सरकार नहीं रहा ना, हमेशा ये एनडीए सरकार रहा। तो ये बिल्कुल बिल्कुल। अटल जी के समय में भी, मोदी जी के समय में अभी भी एनडीए सरकार चल रहा है, तो कन्फ्यूजन का बात ही नहीं। चुनाव मिल के जी लड़ा है और हर एक एमपी सीट में पीएम साहब ने कैंपेन किया है। आंध्र जी प्रदेश में हो या बिहार में हो, महाराष्ट्र में हो, यूपी में, कहीं भी जो एनडीए एमपी जीता है, वो मोदी जी ने जाके उनको कैंपेन करके जिताने में मदद करके लेके आया है। तो जी इसमें हमारा मजबूत सरकार बनेगा। अभी अभी कैबिनेट मीटिंग खत्म हो गया, तो जी कैबिनेट मीटिंग में हम लोगों ने जो नियम के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के तहत जी ये जो 17th लोकसभा को डिसॉल्व करने का सिफारिश किया, और जी अभी डिसोल्यूशन का नोटिफिकेशन निकलने के बाद हम लोगों का ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट अभी चल रहा है, तो जी अभी जी तुरंत नया गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो जाएगा। तो मोदी जी के नेतृत्व में तीसरे टर्म का जो गवर्नमेंट होगा, इसका दिशा भी पूरा तैयार है। हम लोगों ने 100 डेज का वर्किंग प्लान और एक्शन प्लान सब तैयार किया हुआ है, इसलिए नए सरकार और मजबूत के साथ भारत को बहुत ताकतवर राष्ट्र बनाने के लिए सारा प्लान भी तैयार है। किरण जी, इसका मतलब ये हुआ कि नरेंद्र मोदी जी जो तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। जी, अभी तो मेरे ख्याल से ये अगले 3-4 दिन के अंदर में ओथ टेकिंग हो जाएगा, और जी ओथ टेकिंग होने के साथ-साथ साथ-साथ में अभी पूरा टीम ओथ लेंगे, तो नया सरकार तुरंत बन जाएगा। तो मेरे जी ख्याल से मोदी जी का तीसरा टर्म जी हिस्टोरिक टर्म होगा, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है इंडिया, और इतना जी बड़ा डेमोक्रेसी में 3 बार कंटिन्यूअसली एनडीए का सरकार बनाना, ये पब्लिक का पूरा समर्थन और पब्लिक का आशीर्वाद भरपूर जी मिला है। इसलिए मैं अपने अरुणाचल के वोटर्स के साथ साथ पूरा देश का वोटर्स को भी अभिनंदन करना चाहता हूँ। किरण जी, यहाँ पर अटकलें ये लगाई जा रही है कि क्या किरण रिजिजू को फिर से मोदी के नेतृत्व में मंत्रालय संभालने के लिए मौका मिलेगा कि नहीं, ये भी सवाल उठ रहे हैं। आपको क्या लगता है किरण जी? ये तो ऐसा सवाल है जो प्रधानमंत्री ही इसका जवाब देंगे, क्योंकि जी जी मंत्रिमंडल का तय तो मोदी जी करते हैं। जी हमारे देश में कई ऐसा राज्य है जहाँ से जी कभी भी कैबिनेट मंत्री नहीं बना था। मेरे जी से पहले जैसे अरुणाचल, नागालैंड और मिज़ोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, जैसे लद्दाख, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, अंडमान और चंडीगढ़, कई ऐसे हमारा देश में जो छोटा छोटा स्टेट है जिसका एमपी कम है, कभी भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बना। मिनिस्टर ऑफ जी स्टेट भी एक बार बना, नागालैंड में एक बार बना एससी जमीर साहब, फिर जी मिजोरम में एक एक बार एक राज्य मंत्री बना शायद 2 साल के लिए। अरुणाचल में भी डिप्टी मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट बना है, थुंगन साहब थे, डॉक्टर दाइंग एरिंग डिप्टी मिनिस्टर थे, निनोंग जी एरिंग भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, ओमक अपांग मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे। जी तो नागालैंड से तो कभी मंत्री नहीं बना, और मणिपुर जी से भी एक बार बना मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो कई ऐसा स्टेट है देश में जो कभी भी कैबिनेट मंत्री बन करके देश के लिए काम करने का मौका नहीं मिला। तो जी अरुणाचल के लिए मुझे ऐतिहासिक पहले बार इस देश का कैबिनेट मंत्री बना करके काम करने का मौका दिया, ये तो हम लोगों के लिए बहुत फ़ख्र की बात है। और बिल्कुल बिल्कुल हम लोग गुमनाम के दुनिया में जीते थे, कोई पहचानता नहीं थे हमको। दिल्ली में, देश में कोई अरुणाचल प्रदेश के बारे में लोग जानते नहीं थे, नहीं पहचानते थे। और हमारे जी अरुणाचल के लोग दिल्ली में आते हैं तो भी हाथ फैला करके लोगों से मदद मांगना पड़ता था। आज अरुणाचल का ही एमपी प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ करके देश चलाता है। तो ये मेरा अकेला इसमें कोई प्राउड फील करने का नहीं, ये पूरा संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश के लिए बिल्कुल फ़ख्र की बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश से एक चेहरा जो कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ कदमों से कदम मिलाकर जो है स्टेट के लिए और देश के लिए आगे बढ़े, अच्छी बात है। हम आपसे अगला सवाल ये करना चाहेंगे कि अभी अरुणाचल प्रदेश में आपको पता है 60 सीट में से बीजेपी ने 46 सीट जो है जीत हासिल कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि अरुणाचल प्रदेश में भी फिर भी तीसरी बार फिर से बीजेपी की सरकार आ रही है। इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहते हैं किरण जी? हाँ, अरुणाचल में 46 बीजेपी का एमएलए जीत करके आए हैं, जी और बाकी जो एमएलए जीते हैं, एक को छोड़ के
वो भी सब एनडीए के एलाइज ही है, वो भी सरकार के बिल्कुल। साथ में ही है। एक सीट है कांग्रेस को, एक मिला है। मैंने तो इस बार कैंपेन तो नहीं किया क्योंकि पब्लिक का भरोसा और पब्लिक का प्यार इतना मिला कि पब्लिक के ऊपर छोड़ दिया। मैं पर्सनली इलेक्शन कैंपेन नहीं किया इस बार। एक जगह जी। पब्लिक मीटिंग किया, फिर बाकी तो एक दो लोगों को मिला है और छोटा एक दो स्ट्रीट लोगों का स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग जो बोलते हैं, ऐसा हुआ है। तो फिर भी पब्लिक ने इतना जो भरोसा जताया, तो 46 बीजेपी एमएलए जीते हैं। मैं सबको अभिनंदन करता हूँ, सबको बधाई देता हूँ जितने जीत के आए हैं। और जी। अभी जो नया गवर्नमेंट जो बनेगा, अभी जी। कुछ दिन में अरुणाचल के विधायक दल का बैठक होगा, सेंटर जी। से ऑब्जर्वर भेजेंगे। फिर नया चीफ मिनिस्टर कौन होगा, इसका जी। तय करेंगे। तो जी। एमएलए से कंसल्टेशन करके फिर जी। सेंट्रल पार्टी हाई कमांड जो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, और जी। पार्लियामेंट्री बोर्ड उसको अप्रूव करेंगे। तो जी। जो भी हमारा अभी पेमा खांडू साहब का सरकार ने जो अच्छा काम किया, उसका बदौलत लोगों ने बीजेपी को आशीर्वाद दिया है। तो नया जी। मुख्यमंत्री जो भी बनेंगे, जिसके नेतृत्व में बनेंगे, मुझे उम्मीद है कि अरुणाचल को फिर नई ऊंचाई तक ले जाएंगे। और मैं तो अरुणाचल सरकार को कोई भी किसी भी तरीके से कमी नहीं होने देंगे। जो भी मदद चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो पूरा देते रहेंगे। मोदी जी ने अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट को बहुत प्यार किया है। जी। आपको मैं अभी तो बहुत समय कम है, इसलिए मैं आपको डिटेल में बिल्कुल। बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन जितना 10 साल में अरुणाचल में काम हुआ है, उतना किसी भी समय नहीं हुआ, क्योंकि इसी 10 साल में एयरपोर्ट बने हैं। एक जी। जी। बड़ा एयरपोर्ट बना है, फिर 2-3 कमर्शियल एयरपोर्ट्स भी और बने हैं, फिर जी। एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स बने हैं। हर गांव में ऑलमोस्ट रास्ता पहुंच गया, बिजली, पानी, टॉयलेट वगैरह फैसिलिटी, तो उसको और भी इम्प्रूव करना है। तो जी। कोई भी कमी होने नहीं देंगे, क्योंकि अब आजकल मैं जब तक दिल्ली में हूँ, तो अरुणाचल के लोग अनाथ तो कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि कुछ भी होगा मैं बैठा हुआ हूँ। मुझे पब्लिक ने, अरुणाचल की जनता ने दिल्ली भेजा है अरुणाचल को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मेरे जी। रहते हुए अरुणाचल प्रदेश के लिए दिल्ली में और देश में कहीं भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मैं दिल लगा करके अरुणाचल के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। और अरुणाचल की जनता का भरोसा मेरा ऊपर है, और इतना बड़ा मैंडेट देने के बाद मैं और ज़्यादा काम करूँगा आगे भी। किरण जी, लोगों का ये भी कहना था कि क्या किरण जी जो है अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या ऐसे भी खबरें फैलते हैं, इसके विषय में आप कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, 2009 में बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड ने मुझे अरुणाचल का मुख्यमंत्री कैंडिडेट बनाने का जो निर्णय हुआ था, तब मैंने जी। पार्लियामेंट्री बोर्ड को रिक्वेस्ट किया कि मुझे सेंटर में रहने दीजिए, और जी। मैं सेंट्रल से ही अरुणाचल को मदद करूंगा, क्योंकि अरुणाचल एक डिपेंडेंट स्टेट है, अपने पैरों पर जी। खड़ा नहीं हुआ। तो सेंटर जी। का सपोर्ट के बिना अरुणाचल में कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए जी। दिल्ली से सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से अरुणाचल को सेवा करने का मैंने 2009 में फैसला ले चुका है। तो मेरा इसमें दो मेन कारण है। एक तो जी। जैसे मैंने कहा कि सेंट्रल सपोर्ट के बिना अरुणाचल खड़ा नहीं हो सकता है, बिल्कुल टाइम सही। लगेगा और 10-20 साल तक सपोर्ट देते रहना पड़ेगा। दूसरा जी। है कि अरुणाचल का चेहरा नहीं है, दुनिया जी। जानता नहीं है। हमारा जी। प्रदेश कितना खूबसूरत है, इतने अच्छे लोग हैं, दुनिया जानता बिल्कुल। नहीं है। तो पहचान के लिए, आइडेंटिटी के लिए, हमारा इमेज, हमारा अरुणाचल का जो कैरेक्टर को दुनिया को दिखाने के लिए, तो ये इसको पूरा करने के लिए मुझे काम करना था। इसलिए मैंने स्टेट पॉलिटिक्स में नहीं आने का बहुत पहले से फैसला कर चुका है। इसलिए मैं पार्टी को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे स्टेट में नहीं भेजा, क्योंकि मेरा रिक्वेस्ट को पार्टी ने माना है, इसलिए मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में काम करते रहा। तो स्टेट में हमारा पेमा खांडू साहब ने अच्छा काम किया है, और जी। एमएलए लोग और पार्टी मिल करके जिसको भी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, अच्छा काम करेंगे, ऐसा मेरा उम्मीद है। बिल्कुल। तो किरण जी, हम लोग अपने इंटरव्यू के आखिरी पर्व में जाते हैं। मैं आपसे फिर एक बार ये जानना आपसे एक ये मैसेज चाहिए कि आप फिर एक बार जो है, जितने भी जो अरुणाचल के ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के लोगों, क्योंकि एनडीए की जब बात करते हैं आप लोग फिर से सरकार बना रहे हैं, और अरुणाचल की जब बात करते हैं आप फिर से तीसरी बार एमपी चुने गए हैं, उसके बाद सरकार की जब बात करते हैं फिर बीजेपी अरुणाचल प्रदेश में सरकार बना रही है, तो इसको लेकर के आप अरुणाचल प्रदेश के तमाम जनता को, पूरे हिंदुस्तान की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं किरण जी? देखिए, देश का जनताओं को तो
हम लोग संदेश देते रहते हैं, मीडिया से बात करते रहते हैं। मैं आज आपको आपके माध्यम से सिर्फ अरुणाचल जनता को स्पेसिफिकली मैं कहना चाहता हूँ जी, जी, कि मुझे भरोसा ज़रूर किया है, मुझे एमपी बनाया, मगर ये टीम वर्क है। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये इंसान अकेला कुछ नहीं कर सकता, ये समाज है, सोसाइटी है। पॉलिटिकल जी, पार्टीज अलग-अलग ज़रूर होते हैं, मगर हम लोग सबको देश के लिए, समाज के लिए काम करना है। मेरे खिलाफ जी, जितना भी कैंडिडेट्स उठते हैं, मैं भी उसको कभी भी खराब नहीं पाता हूँ। मैंने एक शब्द भी मेरा खिलाफ खड़ा जितना भी कैंडिडेट्स को मैं कभी भी बुरा भला नहीं कहा। तो इसलिए चाहे ऑपोजिशन हो, चाहे रूलिंग हो, जनता, जी, हम लोग सब जनता के बीच में जाकर के काम करना है। तो इसलिए अरुणाचल के जनताओं को मैं खास करके संदेश एक देना चाहता हूँ कि हम एक टीम हैं, और आपने जो मुझे भरोसा किया है, उसका कई गुना मैं आपको भरोसा करता हूँ। जी, जितना जनता मुझे भरोसा करता है, उससे ज़्यादा मैं पब्लिक को भरोसा करता हूँ। जी, इसलिए पब्लिक को सेवा करने के लिए पब्लिक का भी साथ चाहिए। तो बड़ा-बड़ा जो प्रोजेक्ट्स या छोटा-छोटा इंडिविजुअल स्कीम्स जितना भी हम लाते हैं दिल्ली से, वो हर एक घर में, हर एक गाँव में, हर एक शहर, हर एक बॉर्डर एरिया, हर जगह पहुँचे। ये मेरा जी, मन में इच्छा है। तो उसमें पब्लिक सहयोग करे, और हम लोग अगले 6-7 साल के अंदर में पर कैपिटा जी, इनकम, पर कैपिटा मतलब एक-एक आदमी एवरेज में कितना कमाते हैं, इसमें जी, हम दुनिया का एक मिसाल बन के खड़ा हो सके। अरुणाचल इंडिया के अंदर में टॉप 3 में पर कैपिटा जीडीपी पे पहुंचना है, ये हमारा टारगेट है। अब मैंने 20 साल पहले जो टारगेट सेट किया था, धीरे-धीरे पूरा हो रहा है। तो 20 साल पहले हमारे पास हाईवे, एयरपोर्ट कुछ भी नहीं था, 4G नेटवर्क नहीं था, हमारे पास गाँव-गाँव में गाड़ी रास्ता नहीं था। तो आज अरुणाचल में मेडिकल कॉलेज खोल गया। अरुणाचल में अभी हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हाईवे बन चुका है। अभी मैं फ्रंटियर हाईवे भी बना रहा हूँ, और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का प्रोजेक्ट का भी अपना काम चल रहा है, और डीपीआर भी ऑलमोस्ट होने वाला है। कई बड़ा-बड़ा जी, प्रोजेक्ट है जो मैं आके पब्लिक के सामने में डिटेल बताऊँगा। लेकिन आज के लिए मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम एकजुट हैं। जी, अरुणाचल प्रदेश खूबसूरत राज्य है। हम अलग-अलग कम्युनिटी, ट्राइब के लोग एकजुट होकर के अरुणाचल को जी, खूबसूरत राज्य बनाना है, एक मिसाल कायम करना है। इसलिए अरुणाचल के सारे जनताओं को मैं तहे दिल से, मैं दिल के गहराइयों से धन्यवाद जी, देना चाहता हूँ, और आप और हम मिल कर के भविष्य तय करेंगे, और अरुणाचल को एक जो उगते हुए सूरज जैसे होता है, राइजिंग सन का जैसे बोलते हैं ना, एक जी, देश जी, का सबसे उभरता हुआ प्रदेश है। तो इसको जी। बहुत ही चमकता हुआ अरुणाचल बनाना है। हम एक साथ काम करेंगे, इतना ही मैं अपील करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप और हम सब मिल करके अरुणाचल को आगे बढ़ाना है। और इसी टीम अरुणाचल को लेते हुए मैं भी उम्मीद करता हूं, और अरुणाचल जनता की ओर से उम्मीद करता हूं कि किरण जी केंद्र में रहकर जो है अरुणाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे काम करेंगे। और साथ ही आपको फिर से एक बार, फिर से तीसरी बार चुने जाने के लिए आपको बधाई देता हूं किरण जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद सोनल। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया किरण जी।